और चलिए अब आपको दिखाते हैं 60 सेकंड में न्यूज और ले चलते हैं न्यूज रूम, जहां मेरी सहयोगी दीपा और स्नेहलता मौजूद है। भारतीय राजनीति के इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। 18 जनवरी 1927 को पुरानी संसद की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, जिसकी आज विदाई होने वाली है। नए संसद भवन में आज से 5 दिन के विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है। नई संसद में सुबह 9:30 बजे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का ज्वाइंट फोटोशूट होगा। ग्रुप में 3 अलग अलग फोटो ली जाएंगी। पहली फोटो में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे, तो दूसरी फोटो में सभी राज्यसभा सदस्य मौजूद रहेंगे। तीसरी फोटो में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी संसद के सेंट्रल हॉल पहुंचेंगे। पीएम के साथ वरिष्ठ मंत्री और लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होंगे। इस दौरान सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम होगा, जिसमें 2047 तक भारत को समृद्ध बनाने का संकल्प लिया जाएगा। नई संसद भवन के उद्घाटन से पहले मंत्रियों के कमरे में एबीपी न्यूज पहुंचा है। मंत्रियों का कमरा सजाया जा रहा है। नई संसद बिल्डिंग में पहली बैठक के दौरान जब सांसद संसद भवन में प्रवेश करेंगे तो उन्हें उपहार स्वरूप 75 रुपए का चांदी का एक सिक्का भी दिया जाएगा। सभी सांसदों को भारत के संविधान की एक प्रति भी भेंट स्वरूप दी जाएगी। एक गिफ्ट पैक बनाया गया है और ये बैग जो है सांसदों को दिया जाएगा। दिन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि नए नवेले संसद भवन में लोकसभा की पटल पर महिला आरक्षण बिल को रखा जा सकता है। मोदी कैबिनेट ने देर शाम इसे मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। संसद की नई इमारत में पहले सत्र के ऐतिहासिक दिन को ऐतिहासिक कानून पास कराकर ऐतिहासिक बनाया जाएगा। दरअसल महिला आरक्षण बिल 1996 से संसद में लंबित है। देवगौड़ा की सरकार ने 12 सितंबर 1996 को संसद में पेश किया। तब से लेकर अब तक ये बिल 27 सालों से लंबित है। लोकसभा और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देना इस बिल का प्रमुख लक्ष्य है। 1998 में अटल सरकार ने बिल को लोकसभा में पारित कराने की कोशिश की। उसके बाद यूपीए 1 सरकार ने 6 मई 2008 को बिल को राज्यसभा में पेश किया। बिल को 9 मई 2008 में स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया। केंद्रीय कैबिनेट ने फरवरी 2010 में विधेयक को मंजूरी दे दी और 9 मार्च 2010 को राज्यसभा से विधेयक पारित हो गया। फिलहाल महिला आरक्षण बिल लोकसभा में लंबित है, जिसे आज मोदी सरकार सदन में पेश करने वाली है। महिला आरक्षण बिल पर विस्तृत चर्चा बुधवार को होगी और सरकार की कोशिश होगी कि इस बिल को चर्चा के बाद बुधवार को ही पास करा लिया जाए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जनता को रिझाने के लिए बीजेपी जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस आज से जन आक्रोश यात्रा निकालने वाली है। मध्य प्रदेश में आज से कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। यात्रा मध्य प्रदेश के 7 अलग अलग जगहों से गुजरेगी। यात्रा 15 दिनों में एमपी के सभी 230 विधानसभा सीट से निकलेगी। कुल मिलाकर जन आक्रोश यात्रा 11,400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जन आक्रोश यात्रा का नेतृत्व मध्य प्रदेश के 7 नेता करेंगे। 1600 किलोमीटर तक नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह तो 1700 किलोमीटर तक अरुण यादव, 1900 किलोमीटर तक पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल 1400 किलोमीटर, पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी 1400 किलोमीटर, कांतिलाल भूरिया 1700 किलोमीटर तो जीतू पटवारी 1700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की जन आक्रोश रैली पर हमला बोला था, जिस पर रणदीप सुरजेवाला ने जवाब दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि यात्रा से पहले ही शिवराज का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। यात्रा से विचलित हैं, विचलित मत होइए। जनता आपको से सम्मान विदाई देने वाली। और देखिए, रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव का अब यू टर्न सामने आया है। वो कहते हैं कि उनके सपने में श्री राम आए थे। मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। अपने विवादित धार्मिक बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव एक बार फिर सुर्खियों में। बिहार के सुपौल में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने दावा किया कि उनके सपने में भगवान राम आए हैं और उन्होंने कहा कि हमें बचा दो। हमको भगवान जी राम की सपना दी। हमको बोले देखो चंद्रशेखर, हमको लोग बेच रहा है बाजार में, तो बाजार से बिकने से हमको बचा लो। मंत्री चंद्रशेखर यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भगवान राम जाति व्यवस्था से नाराज थे, आज उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है, खाली धूप बत्ती दिखाई जा रही है। भगवान राम जी की जाति व्यवस्था से कुपित थे, मगर भगवान जी को लोग अकेले छोड़ दिया। उनका आचरण करता नहीं है, उसका कर्म करता नहीं है, खाली धूप बत्ती को दिखाते हैं।
दरअसल कुछ दिन पहले ही मंत्री जी ने रामचरितमानस को साइनाइड बताया था, जिससे उनकी खूब लानत मलानत हुई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नसीहत भी दी थी कि धार्मिक बयानों से बचना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को मुसलमानों का बड़ा हितैषी बताते हैं। एक बार फिर से ओवैसी ने मुसलमानों से कहा है कि वो अपना नेता तय कर लें और साथ ही राहुल गांधी के तेलंगाना में दिए बयान का भी ओवैसी ने जवाब दिया। मुसलमानों की राजनीति करने वाले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मुसलमानों को लामबंद होने के लिए ललकारा है। ओवैसी ने मुसलमानों से कहा कि उनके साथ आजादी के बाद से ही अन्याय हो रहा है। जो लोग आपके सामने कहते हैं कि 2014 से माहौल खराब हुआ है, वो ये नहीं बताते कि माहौल 1952 में भी खराब था, सरकार कांग्रेस की थी। ये बात नहीं करेंगे। ओवैसी कांग्रेस पर हमलावर क्यों थे और आजादी के बाद से जुल्म होने की बात कहने का कारण क्या था, ये भी जान लीजिए। दरअसल राहुल गांधी ने रविवार को तेलंगाना से ओवैसी पर निशाना साधा। एमआईएम के नेताओं के खिलाफ कोई केस नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों पे कभी आक्रमण नहीं करते हैं। वो आपके चीफ मिनिस्टर को और एमआईएम को अपना मानते हैं। तो आपको तो 2500 मरतबा डस दिए लोग। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। जब तक भारत में आपकी पॉलिटिकल वॉइस नहीं रहेगी, रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, आपसे इंसाफ नहीं होगा। और देखिए, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 7वें दिन भी सेना का ऑपरेशन जारी है। कोकेरनाग के जंगलों में सेना अभी भी अपना ऑपरेशन चला रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किन परिस्थितियों में, किन चुनौतियों में यह ऑपरेशन इतना लंबा चल रहा है। अनंतनाग एनकाउंटर का आज 7वां दिन है। बिल में छिपे आतंकियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक सेना ऑपरेशन चला रही है। कोकरनाग के जंगलों में अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। ये पूरा हाई एल्टीट्यूड का इलाका है। अब तक 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि उनकी पहचान नहीं हो पाई है। ऑपरेशन में सबसे बड़ा खलल खराब मौसम को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेशन इतना लंबा खिंच रहा है। दरअसल ये पूरा ऊंची चढ़ाई वाला जंगली इलाका है। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाई है। लगातार हो रही बारिश के कारण जंगल में रास्तों पर फिसलन है और विजिबिलिटी कम होने के कारण ड्रोन भी आतंकियों की सटीक जानकारी नहीं जुटा पा रहा है। धीरे धीरे एरिया क्लियर करके ट्रूप्स जो हैं वो नीचे हाइड आउट की जगहों पे पहुंची हैं। शुरू में एक हाइड आउट की खबर थी, फिर एक हाइड आउट और लोकेट हुई और ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव पर है। एनकाउंटर में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। बचे हुए आतंकियों की तलाशी जारी है। पूरे उत्तर भारत समेत अलग अलग राज्यों में लगातार बारिश ने करवट बदली है। बारिश लगातार हो रही है। गुजरात में मूसलाधार बरसात की वजह से जिंदगी बेबस हो गई है। यहां तक कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश ने कई इलाकों में बर्बादी ला दी है। सैकड़ों गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। तस्वीरें भरूच की हैं, जहां बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है। ड्रोन की मदद से ली गई ये तस्वीरें पूरे भरूच की हालात बयां कर रही हैं। पूरा शहर जलमग्न नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच बाढ़ का पानी भर चुका है। भरूच और वडोदरा जिलों में कई गांव अलर्ट पर हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों को सेना की मदद से खाली करवाया जा रहा है। अंकलेश्वर पर बाढ़ और बारिश की ऐसी मार पड़ी है कि पूरा शहर तबाह हो गया है। मोरबी, मेहसाना, वडोदरा, इन तमाम इलाकों की हालत पिछले साल भी कमोबेश कुछ ऐसी ही थी। हर साल यहाँ पर लोगों को बाढ़ की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। राजस्थान के बांसवाड़ा में लापरवाही के कारण एक शख्स की जान चली गई। यहाँ नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि सड़क पर बने पुल से नदी ने रास्ता बना लिया और पुल पार करने की जिद में वीडियो में दिख रहा शख्स पानी के तेज बहाव के साथ बह गया और नदी में डूबने से इसकी मौत हो गई। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में मांडवा जगह से कई बच्चों के फूड पॉइजनिंग के शिकार होने की खबर आती है। उन्हें आनंद फानन अस्पताल भर्ती कराया जाता है। प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ फूड पॉइजनिंग हुई कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें जबलपुर की मांडवा की हैं। यहाँ के एकलव्य आदिवासी छात्रावास में बच्चों ने शाम को खाना खाया। खाना खाते ही अचानक 100 से अधिक बच्चों को उल्टियाँ होने लगी। सीधे हॉस्टल गया, वहाँ देखा तो वहाँ का माहौल तो बहुत बेकार था। इतना खतरनाक था कि देख नहीं सकता था मैं। वहाँ पे कम से कम 250-300 बच्चे होंगे सर। बच्चों की हालत और संख्या ऐसी थी कि पूरे शहर में हड़कंप मच गया। जब बच्चों को अस्पतालों में लाया गया तो स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई। कहीं बेड नहीं मिल रहा था तो कहीं डॉक्टरों की कमी पड़ गई। फिलहाल हालत काबू में है।
उनको इलाज दे दिया गया है, इंजेक्शंस दे दिए गए हैं, जिनको ज़रूरत है उनको IV फ्लूइड दिया जा रहा है, सलाइन लगाई जा रही है, बच्चे सेटल हैं। सभी बीमार बच्चे आदिवासी समुदाय के हैं। अभिभावकों का कहना है कि छात्रावास में बच्चों को अक्सर खराब खाना दिया जाता है, जिसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है। एक तो मीनू के हिसाब से खाना बनता नहीं, उच्च क्वालिटी का खाना कहीं बनता नहीं, और नहीं तो अगर सही क्वालिटी का खाना बनता तो कोई बीमार नहीं होता। स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि छात्रावास से खाने का सैंपल ले लिया गया है और उसकी जांच खाद्य विभाग से कराई जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान का अब क्रॉस आया है। हमारी तरफ से भी कुछ जवाब दिया गया है, जहां पर उन्होंने अपनी संसद में एक आधार विहीन बयान दे दिया। अब इस बयान पर हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से सफाई दी गई है, प्रतिक्रिया दी गई है और ये साफ किया गया है कि इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देने के मकसद क्या हो सकते हैं। और इसी बीच आपको बताएं, बड़ी खबर यह है कि अब जस्टिन ट्रूडो के बयान पर विदेश मंत्रालय की ओर से सफाई सामने आई है। उनके बयान को निराधार बताया गया है, जहां पर उनका यह कहना था कि आधार विहीन बातें की। विदेश मंत्रालय ने अब यह बयान जारी करके कहा कि भारत कनाडा आरोपों को खारिज करता है। ट्रूडो ने एग्जैक्टली कहा क्या है, वो पहले सुनिए आप। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. आज से हुई 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की शुरुआत। 10 दिनों के दौरान होगी विघ्न विनाशक की पूजा अर्चना। महाराष्ट्र में घर घर विराजेंगे गणेश। गुजरात के सूरत शहर में एक महिला ने साबुन से तैयार की भगवान गणेश की मूर्ति। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को बताया मूर्ति के लिए प्रेरणा। गणपति प्रतिमा के लिए 2655 किलो साबुन का इस्तेमाल किया गया। असम के गुवाहाटी में गणेश चतुर्थी की धूम। भगवान गणपति के लिए सजाया गया GSLV रॉकेट की तरह का पंडाल। पंडाल में दिखी चंद्रयान 3 की झलक। धरती के कक्षा से बाहर निकलकर L1 पॉइंट की तरफ रवाना हुआ आदित्य L1। बीती रात इसरो ने परफॉर्म किया मैनुअल। L1 पॉइंट तक पहुंचने में लगेगी 110 दिन का समय। आज से नए संसद भवन में शिफ्ट होगा कामकाज। संविधान की कॉपी लेकर पुरानी संसद से नई संसद तक पैदल जाएंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 1:15 बजे से शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही। आज नई संसद में पेश होगा महिला आरक्षण बिल। मोदी कैबिनेट ने 33% महिला आरक्षण पर लगाई मोहर। कांग्रेस ने किया स्वागत। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का दावा, आजादी के 70 साल बाद भी बर्बाद हो रहे हैं मुसलमान और दलित। कभी कांग्रेस कभी बीजेपी की सरकार बर्बादी पर ये लगाते रहे हैं अपना ताज। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। सागर में रैली के दौरान शिवराज ने कहा कि अगर कांग्रेस आ गई तो बिंदी और चूड़ी पहनना भी मुश्किल कर दी। सुपौल में बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान, भगवान राम मेरे सपने में आए और कहा कि लोग मुझे बाजार में बेच रहे हैं, मुझे बाजार में बेचने से बचा लो। अयोध्या की धर्म संसद में हुआ फैसला, उदयनिधि स्टालिन समेत सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोगों को माफ नहीं करेंगे। माफी नहीं मांगने पर लगाया जाएगा NSA। आज से होगी किसान ऋण पोर्टल की शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे शुरुआत। KCC के तहत मिलेगा सब्सिडी वाला लोन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया दिल्ली में उड़ान भवन का उद्घाटन। पैलेटिव वॉलेट सुविधा की भी शुरुआत की। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर सुनवाई। आज 2 जमानत याचिका पर विजयवाड़ा की कोर्ट में सुनवाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आदिवासी छात्रावास के 100 से ज्यादा छात्र बीमार। मांडवा बस्ती के हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग की वजह से छात्र हुए बीमार। ओडिशा के जगत सिंहपुर में बड़ा हादसा, सड़क पर जा रही कार महानदी के तेज बहाव में डूबी। अनंतनाग के कोकेनाग में आज भी जारी है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। 13 सितंबर को आतंकवादियों के खिलाफ शुरू हुई थी कार्रवाई। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हो सकती है भारी बारिश। गुजरात के रेस्क्यू में जुटी NDRF की टीम। बाढ़ वाले इलाके से 257 लोगों को निकाला गया बाहर। पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम का गाना रिलीज करने पर भड़की बीजेपी। पार्टी की फिल्म विंग ने की पुलिस से शिकायत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव को दिया गया है रेस्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा को रेस्ट दिए जाने के बाद KL राहुल को दी गई है टीम इंडिया की कमान। रेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले तीसरे वनडे मैच में होगी सीनियर खिलाड़ियों की वापसी। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल पर यह बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। संसद में सीटें बढ़ाने का फैसला संभव है। सूत्रों से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। संसद में 180 सीटें बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। महिला आरक्षण बिल पर सूत्रों से यह बड़ी खबर, संसद में सीट बढ़ाने का फैसला संभव है और संसद में 180 सीटें बढ़ाई जा सकती है।
महिला आरक्षण लाने के बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि संसद में जो सीटें हैं वो बढ़ाई जा सकती है। नीरज पांडे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। नीरज, 180 सीटें बढ़ाई जा सकती है, सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए आयुषी, जानकारी ये आ रही है कि केंद्र सरकार करीब 33% महिला आरक्षण के तहत महिलाओं को आरक्षण दे सकती है और इसके तहत संसदीय व्यवस्था में सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। जो 545 सीटें हैं, इससे ज्यादा करीब 180 के आसपास सीटें पूरे देश में बढ़ाई जा सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो 90-52 की तरह, जैसे 90-52 में ड्यूल मेंबरशिप व्यवस्था थी, यानी कि हर लोकसभा क्षेत्र, जो बड़ी लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे 25 लाख और 30 लाख के आसपास की आबादी वाली लोकसभा सीटें हैं, वहाँ पर 2 मेंबर किए जा सकते हैं, लोकसभा सदस्य किए जा सकते हैं और एक महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकता है, जबकि दूसरी सामान्य व्यवस्था के तहत जैसा अभी है। तो इस तरह से करीब 180 सीटें बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि नई संसद में इसीलिए सीटें भी बहुत ज्यादा वहाँ ऑलरेडी बना दी गई हैं। तो माना यह जा रहा है कि महिलाओं को एक बड़ा गिफ्ट देने के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ा फैसला कर सकते हैं। और आज जब महिला आरक्षण बिल जब पेश किया जाएगा तो उसके तहत इस निर्णय को लिया जा सकता है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है उसके तहत ये जानकारी आ रही है कि करीब देश भर में 180 लोकसभा सीटें जो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी वो बढ़ाई जा सकती हैं। जी आयुषी। जी, और दूसरी तरफ आज दूसरा दिन है विशेष सत्र का। आज किस तरीके से खास रहने वाला है, और क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आज ही जो बिल है वो लाया जा सकता है महिला आरक्षण पर। जी बिल्कुल आयुषी, जानकारी हमारी यही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से जो अप्रूव हुआ है महिला आरक्षण बिल, उसे पेश किया जा सकता है दोपहर 1 बजे के बाद, और उस बिल पर मुहर लग सकती है और अगले 2 दिनों तक इस बिल पर चर्चा हो सकती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने देश भर से तमाम महिलाओं को, महिला कार्यकर्ताओं को, कॉमन महिलाओं को संसद की दीर्घा में आमंत्रित किया है, संसद की कार्रवाई देखने के लिए आमंत्रित किया है। और ये एक बड़ा फैसला। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम हैं, जैसे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो सेशन के बाद महिला सांसदों को संबोधित कर सकते हैं, उनको जो है उनके साथ संवाद कर सकते हैं। आज फोटो सेशन का भी है, 9:20 के आसपास का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें सभी सांसदों को बुलाया गया है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों का फोटो सेशन है। इसके अलावा पुरानी संसद से नई संसद में आज ट्रांसफर सेरेमनी होगी, यानी कि नई संसद में भी आज कार्रवाई। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं नीरज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। महिला आरक्षण बिल को भी आज पेश किया जा सकता है, ये भी जानकारी दे रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बताएंगी मेरी सहयोगी दीपा बाफेला। और देखिए, बिल्कुल आयुषी, बड़ी खबर यह है कि महिला सांसदों को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी सूत्र हमको दे रहे हैं। बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल पर एक और बड़ी खबर जान लीजिए आप। ये बड़ी जानकारी है कि महिला सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। देखिए, संसद में महिला सांसदों को संबोधित करने को लेकर यह बड़ी खबर। देखिए, आज दूसरा दिन है विशेष सत्र का। महिला सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। और देखिए, आज दूसरा दिन और इसी के साथ ही नया संसद भवन 2047 के नए भारत, विकसित भारत की नींव रखने के लिए तैयार है। और इसी के साथ ही पुराना संसद भवन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। आज नई संसद में नया आगाज होने वाला है, नया अध्याय लिखा जाएगा। और देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी संविधान की किताब लेकर नई संसद पहुंचेंगे तो नया इतिहास लिखा जाएगा। देखिए, इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। वो दिन भी मंगलवार था जब पुरानी संसद में कामकाज की शुरुआत हुई, और आज भी मंगलवार ही है। पुरानी संसद से नई संसद महज 50 कदम की दूरी पर है, और अब पुरानी संसद इतिहास में दर्ज हो जाएगी। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया होगी कैसे? एबीपी न्यूज संवाददाताओं ने जुटाई है एक्सक्लूसिव जानकारी, हम आपको दिखाएंगे। विकास भदौरिया बता रहे हैं कि पुरानी संसद से नई संसद में जाने से पहले क्या होगा। तमाम सांसदों के लिए यहाँ पर फोटो सेशन होगा। पुरानी बिल्डिंग से निकलकर नई बिल्डिंग में जाएंगे, एक सेरेमनी होगी। उससे पहले जो सेंट्रल हॉल है वहाँ पर तमाम राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के लिए कार्यक्रम होगा, जिसमें इस संसद भवन के निर्माण से जुड़ी हुई फिल्म भी दिखाई जाएगी।
नई संसद अपनी भव्यता से सबको आकर्षित कर रही है, तो पुरानी संसद अब इतिहास बनने जा रही है और इतिहास सजोने जा रही है। अंकित गुप्ता से जानिए पुरानी संसद के फोटो सेशन का कार्यक्रम। सुबह 9:30 बजे यहाँ पर ये संसद का मेन गेट है, गेट नंबर 1। यहाँ पर तमाम सांसद, लोकसभा के सांसद हो, राज्यसभा के सांसद हो, वो सुबह 9:30 बजे से जुटना शुरू हो जाएंगे। 9:30 बजे पहला फोटो ऑप होगा। तो पुरानी संसद में गेट नंबर 1 के सामने सारा कार्यक्रम होगा। तो नई संसद में 6 दरवाजों की पूरी रिपोर्ट विकास भदौरिया आपको दे रहे हैं। नई संसद भवन में 6 द्वार है। सबसे पहला जो द्वार है वो गज द्वार है और द्वार के दोनों तरफ बड़े बड़े गज विराजमान है, यानी कि हाथी विराजमान है, जो कि चार्जिंग की मुद्रा में है, यानी कि युद्ध में जब हाथी आगे पैर बढ़ा के और सूंड उठा के खड़े रहते हैं, उस तरह से ये प्रवेश द्वार जो है प्रधानमंत्री के लिए होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में आएंगे तो संभवतः गज द्वार से ही भीतर प्रवेश करेंगे। लेकिन अन्य द्वार भी हैं। देखिए जो द्वार है वो मकर द्वार है और ये जो मकर द्वार है, मकर की भांति आप देखिए द्वार की दोनों तरफ मकर ध्वज बैठे हुए हैं। यहाँ से आम सांसदों को जाने की इजाजत होगी। मकर द्वार के आगे अश्व द्वार है, जिसके दोनों तरफ अश्व विराजमान है द्वार के। और उसके बाद शार्दुल द्वार है, जिसमें शार्दुल की प्रतिमा है दोनों तरफ। उसके बाद शार्दुल के बाद गरुण द्वार है, जिसमें गरुण दोनों तरफ विराजमान हैं। और फिर हंस द्वार है, जिससे हमारी यानी कि मीडिया की एंट्री होगी। पुरानी संसद से विदाई से पहले सभी सांसदों को स्पेशल गिफ्ट पैक भी दिया जाएगा। उसमें नई और पुरानी संसद का एक डाक टिकट होगा। पूरी जानकारी रविकांत बता रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एक भारत की संसद स्मारक का सिक्का है। इसमें एक सिक्का है, इसी तरीके से ये है, इसमें यहाँ पर और इस तरीके के डाक टिकट के अलावा संसद का जो संसद से संबंधित किताबें हैं वो ये यहाँ पर किताबें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इंग्लिश की प्रति है और इसी तरह एक हिंदी की भी प्रति है। ये आप देख सकते हैं भारत का संविधान, इस तरीके से यहाँ पर भारत के संविधान और उससे संबंधित चीज़ों की एक गिफ्ट पैक बनाया गया है और ये बैग जो है सांसदों को दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये मुमकिन है कि फोटो सेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की कॉपी लेकर खुद पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में दाखिल। इसी के साथ ये इमारत इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। नमस्ते भारत में आगे बढ़े, बात करें सितंबर में आसमानी सितम ने कई राज्यों में कहर बरपा रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में जोरदार बारिश हो सकती है, जिसके लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। ये तस्वीरें हैं सितंबर में मौसम के यू टर्न की। ये तस्वीरें हैं बादलों के ब्रेक फेल होने की। ये तस्वीरें हैं सैलाब के रौद्र रूप की। ये तस्वीरें हैं घर में कैद जिंदगी, बाहर पानी के लॉकडाउन की। सैलाब का ऐसा खौफनाक मंजर है कि न बारिश थम रही है, न नदियों का जलस्तर कम हो रहा है। सितंबर के महीने में गुस्साए बादल कहर बरपा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात के कई शहरों के हालात बिगड़ गए हैं। ड्रोन की मदद से ली गई ये तस्वीरें पूरे भरूच शहर की हालत बयां कर रही हैं। भरूच की बड़ी बड़ी इमारतों के बीच मानो नदी बह रही हो, हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैकड़ों गांव पर पानी का कब्जा है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। इसके बाद लोगों का एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। जोरदार बारिश होने के बाद नदियां और बांध उफान पर हैं। दाहोद का मत्स्य नाला बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद बांध किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया। वडोदरा के कई गांव की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। बड़कल गांव के व्यास बेट में 12 लोग फंस गए। जैसे ही इसकी जानकारी सेना को मिली, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सेना ने गांव वालों के साथ मिलकर 12 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। आमतौर पर जब मानसून खत्म माना जाता है, तब नदियां उफान पर हैं और जिंदगी मुश्किलों के भंवर में है।
गुजरात के अरावली से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। एनडीआरएफ ने अलग अलग गांव में फंसे 257 लोगों का रेस्क्यू किया। एक तरफ बारिश ने गुजरात में कहर बरपा रखा है तो राजस्थान भी आसमानी सितम से नहीं बच सका। बांसवाड़ा के एक गांव में पुलिया पार करते वक्त एक शख्स बाढ़ में बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। चेन्नई के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद सड़कों पर पानी भर गया। इसकी वजह से रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। गुजरात में मौसम विभाग ने आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 19 सितंबर को भी राज्य में भारी बारिश की संभावना है, जिसके चलते लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। यही नहीं, मध्य प्रदेश में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा रखी है, जिसकी खतरनाक तस्वीरें भी सामने आई थी। उज्जैन समेत कई जिले ऐसे थे जहां जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए थे। बारिश और बाढ़ से बर्बादी का दायरा भारत के बाहर कई देशों में फैल गया। लीबिया में डरना के ऊपर पहाड़ों में 2 बांध टूटने के बाद खौफनाक मंजर सामने आया। बांध के पानी के मूसलाधार प्रहार ने कई गाड़ियां समंदर में बहा दी, कई इमारतें जमींदोज हो गईं, हर तरफ इमारतों का मलबा ही मलबा नजर आया। लीबिया में बांध टूटने से कम 11,300 लोगों की मौत हुई है। तो आज से अगले 10 दिन तक पूरे देश भर में गणेश उत्सव मनाया जाएगा और इसे लेकर पूरे देश भर में जश्न का माहौल भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गणेश चतुर्थी के मौके पर ट्विटर पर ट्वीट करके ये देखिए तस्वीर भी पोस्ट की है और देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। लिखा है उन्होंने, भगवान गणेश की मूर्तियां अपने घरों में लेकर आएं और गणेश चतुर्थी मनाएं। जगह जगह पंडाल लगाकर भी गणपति को विराजमान किया जाएगा। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। वैसे तो देश भर में इस दिन भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन महाराष्ट्र और गोवा में इसकी अलग ही धूम नजर आती है। यहाँ कई दिनों पहले से बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलग अलग थीम के पंडाल तैयार किए जाते हैं। मुंबई में लालबाग के राजा गणेश मंडल पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। लालबागचा राजा के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग आते हैं। लालबाग में इस साल भी गणपति उत्सव पर खास तैयारियां की जा रही हैं। गणपति पूजा के लिए मुंबई के ही जीएसबी सेवा मंडल ने सबसे महंगी गणेश मूर्ति की स्थापना की है और इस बार गणपति पूजा के लिए मंडल ने सोने चांदी की बरसात कर दी है। गणेश भगवान की इस प्रतिमा को 69 किलो सोने और 336 किलो चांदी से बनाया गया है। कोई अनहोनी न हो, इसके लिए मंडल ने प्रतिमा का 360.4 करोड़ का बीमा भी कराया है। आस्था की दास्तां यहीं खत्म नहीं होती। बेंगलुरु में जेपी नगर के इस पंडाल को देखिए, जो देश भर के श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, क्योंकि सिद्धिदाता गणपति का ये पंडाल बहुत खास है। गौर से देखिए, ये रंग बिरंगी सजावट कोई तोरण या फूल नहीं है, बल्कि अपने देश में चलने वाले असली नोट हैं। यहाँ 10 के नोट से लेकर 500 रुपए के नोटों की मालाएं तैयार की गई हैं।